दोस्तों, अगर आप स्पेस एवं साइंस से जुड़े फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने इंटरस्टेलर मूवी अवश्य देखा होगा। इस मूवी में साइंस के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ दिखाने का कोशिश किया गया है, जिस कारण बहुत से लोगों को यह मूवी समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हमने इस इंटरस्टेलर मूवी के स्टोरी को बहुत ही आसान एवं सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें भविष्य के समय का पृथ्वी दिखाया जाता है, जहां पर धरती बंजर हो चुकी है और यहां पर लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। गेहूं लगभग 8 साल पहले ही उगना बंद हो चुका है और दशकों से वर्षा नहीं हो रही है। ये लोग मुश्किल से मक्के की खेती कर पाते हैं, जो अक्सर धूल भरी आंधियों के कारण नष्ट हो जाया करती है। जिसके बाद हम कूपर और उसके परिवार को देखते हैं, जो एक किसान का जीवन जी रहा होता है। कूपर के परिवार में टोटल 4 लोग होते हैं। एक कूपर स्वयं होता है, एक उसका ससुर डोनाल्ड, उसका एक बेटा टॉम और उसकी एक बेटी मर्फ होती है। कूपर की बेटी मर्फ पढ़ाई लिखाई में काफी तेज होता है, लेकिन उसका बेटा टॉम एवरेज होता है। कूपर को अक्सर क्रैश के सपने आते रहते हैं, क्योंकि जब वह नासा में पायलट था तब एक डिवाइस में गड़बड़ी के कारण उसका विमान क्रैश कर गया होता है। जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तभी मर्फ एक टूटा हुआ सैटेलाइट लैंडर को लेकर आता है। वह उसे ठीक करने को कहती है। वह कहती है कि इसे भूत ने तोड़ा है। दरअसल मर्फ के रूप में अक्सर बुक्स सेल्स से अपने आप ही गिरते रहता है, जिस कारण उसे लगता है कि उसके कमरे में भूत रहता है। लेकिन कूपर मर्फ को समझाता है कि तुम्हारे कमरे में जो कुछ भी होता है तुम उसे रिकॉर्ड और एनालाइज करो। अब हम देखते हैं कि कूपर टॉम और मर्फ को स्कूल पहुंचाने जा रहा होता है, तभी उसके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वहीं टॉम मर्फ को ताना मारता है कि तुम जहां होती हो वहां अक्सर बुरा ही होता है, क्योंकि तुम्हारा नाम ही बुरे चीज पर रखा गया है, मर्फीस लॉ पर। मर्फ नाराज होकर डैड से पूछती है कि आपने मेरा नाम इतने बुरे चीज पर क्यों रखा है। तभी कूपर उसे समझाता है कि मर्फीस लॉ यह नहीं कहता कि कुछ बुरा होगा, बल्कि वह यह कहता है कि जो कुछ भी होने वाला है वह होकर ही रहेगा। तभी कूपर को आसमान में एक इंडियन एयरफोर्स ड्रोन दिखता है, जिसका वह पीछा करता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, ताकि वह इसके सोलर सेल्स से अपने खेतों में बिजली दे सके। जिसके बाद वे लोग उस ड्रोन को लेकर स्कूल जाते हैं, जहां टीचर उसे कहते हैं कि अब धरती को साइंटिस्ट और इंजीनियरों को नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है, क्योंकि हमें अब 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं हो पाता। सारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस और नासा को भी बंद कर दिया गया है और अब सभी लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ खेती किसानी में ही लगे हुए हैं। जिसके बाद वो लोग उस ड्रोन को लेकर घर आते हैं, लेकिन वहाँ मर्फी के रूम में फिर से बुक्स गिरे होते हैं। तब मर्फी मर्फ कोड के बारे में बताती है और कहती है कि कहीं भूत हमसे बात करना चाह रहा होगा। मर्फ इस मोर्स कोड को डॉट्स और लाइन के मदद से समझना चाह रही होती है। जिसके बाद वे लोग बेसबॉल का मैच देखने गए होते हैं। तभी सायरन जोर जोर से बजने लगता है और वहां पर धूल भरी आंधी आ जाती है। उस धूल भरी आंधी में वो लोग जैसे तैसे अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन मर्फ अपने रूम का खिड़की बंद करना भूल गई होती है, जिसके कारण उसके रूम में धूल चली गई होती है। वह धूल भी बिल्कुल बाइनरी कोड के ही तरह सीधी लाइन में जमी होती है। कूपर पूरी रात उस धूल से बने बाइनरी कोड को देखता रहता है। जब मर्फ उसके पास जाती है तब वह एक सिक्का उछाल कर दिखाता है, जो उसी बाइनरी कोड के लाइन पर चला जाता है। वह कहता है यह कोई भूत नहीं बल्कि ग्रेविटी का खेल है। वह उस बाइनरी कोड को सॉल्व कर एक मैप ड्रॉ करता है और जब वह उस
ड्रॉ की गई लोकेशन पर पहुंचता है तब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद कूपर को एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया जाता है जहां पर उसे उसकी बेटी मर्फ भी मिल जाती है। वे लोग जब कूपर से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ के लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि अभी तुम दुनिया की सबसे सेफ जगह में बैठे हो। दरअसल वह नासा का एक सीक्रेट लोकेशन होता है जहाँ पर साइंटिस्ट एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे होते हैं। तभी मर्फ कहती है कि हम यहाँ ग्रेविटी और कोऑर्डिनेट्स के मदद से यहाँ आ पाए हैं। यह सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जब कूपर उन लोगों से वापस जाने की बात करता है तो प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताते हैं कि गेहूं और ओकरा 7 साल पहले ही उगना बंद हो चुका है और अब कॉर्न भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। वह भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा और हम सभी भूख के कारण जल्द ही मरने वाले हैं। तब कूपर उन लोगों से धरती को बचाने का उपाय पूछता है तो वे बताते हैं कि अब हम धरती को नहीं बचा सकते, अब हमें इसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अब प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताते हैं कि हमारे पास 2 प्लान हैं, एक प्लान ए और दूसरा प्लान बी। वो कहते हैं कूपर, जिस जगह पर तुम खड़े हो यह कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि एक स्पेस स्टेशन है जिसे हम ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व करके स्लिंग शॉट के मदद से उड़ाने वाले हैं और संपूर्ण पृथ्वीवासियों को नए ग्रह पर ले जाने वाले हैं। लेकिन यह प्रोफेसर का प्लान ए होता है। अब प्रोफेसर कूपर को प्लान बी बताते हैं जिसमें वे सभी जीवों के 5000 से अधिक फर्टिलाइज एग ले जाने वाले होते हैं और उसे सरोगेसी प्रोसेस के मदद से पॉपुलेशन बूम करके बढ़ाने वाले होते हैं। यह प्रोफेसर का प्लान बी होता है, इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए। लेकिन प्रोफेसर ब्रांड कहते हैं कि हमें प्लान ए को ही पूरा करना है और इस स्पेसशिप से संपूर्ण धरतीवासियों को यहाँ से बचा कर ले जाना है। तभी डोयल उसे द लेजरस मिशन के बारे में बताता है जिसमें नासा वालों ने 10 साल पहले ही 12 लोगों को एक वर्म होल के जरिए नई दुनिया के खोज करने के लिए भेजा होता है। लेकिन बस अभी 3 लोगों के ही ग्रहों से नासा वालों को सिग्नल मिल पाता है जहां पर इंसानों को फिर से भेजा जाना है और उस तीनों नए ग्रहों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना है और उसे नासा वालों को धरती पर भेजना है ताकि उनका प्लान ए सक्सेसफुल हो सके। अब कूपर और मर्फ वापस अपने घर लौट आते हैं। कूपर जब जाने की तैयारी कर रहा होता है तब वह मर्फ से मिलने जाता है। मर्फ काफ़ी रो रही होती है। कूपर उसे समझाता है कि जब मैं लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँगा या मैं हाइपर स्लीप में सो रहा हूँगा या फिर मैं ब्लैक होल के पास रहूँगा तो मेरे लिए समय तुम्हारे कंपैरिजन में काफ़ी धीरे चल रहा होगा। वह उसे एक घड़ी देता है और कहता है कि जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम्हारा और मेरा उम्र एक बराबर होगा। मर्फ उस घड़ी को फेंक देती है और वह कूपर को रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि मैंने मोर्स कोड को सॉल्व कर लिया है, उसका मतलब है स्टे, मतलब रुक जाइए, आप मत जाइए। लेकिन कूपर फिर भी चला जाता है। जब कूपर रॉकेट से जाता है तब उसके साथ 3 और साइंटिस्ट जाते हैं। डॉक्टर ब्रांड की बेटी इमेलिया, डोयल और रोमालिया, यह तीनों भी कूपर के साथ ही जाते हैं। कूपर अपने रेंजर को एंडोरेंस नामक स्पेसक्राफ्ट में डॉक करता है और वहां से उन लोगों को शनि ग्रह के पास वाले वर्म होल में जाना होता है। शनि ग्रह के पास जाने में उन लोगों को पूरे 2 साल का वक्त लग जाता है। रोमालिया कूपर को समझाता है कि वर्म होल 2 गैलेक्सियों के बीच जाने का सबसे छोटा रास्ता होता है। यह स्पेस टाइम को बेंड कर देता है और 2 ग्रहों के बीच एक शॉर्टकट रास्ता क्रिएट कर देता है जिससे हम करोड़ों किलोमीटर की दूरी बस कुछ ही सेकेंड में तय कर सकते हैं। वे लोग वर्म होल के अंदर जाते हैं और
बस कुछ ही सेकंड में वे दूसरे गैलेक्सी पहुंच जाते हैं। वे लोग तीनों ग्रहों के बारे में पता लगाते हैं और मिलर्स प्लैनेट पर जाने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वहां से पानी मिलने का सिग्नल मिल रहा होता है, जो कि जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए कूपर, डोयल और इमेलिया तीनों रेंजर से मिलर प्लैनेट पर उतरते हैं। जब वह उस सिग्नल के लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ ट्रांसमीटर का मलबा मिलता है। जब ब्रांड मलबा लेने जाती है तभी वहां पर कूपर को पानी की बड़ी बड़ी लहरें दिखता है। कूपर इमेलिया को वापस बुलाता है, लेकिन वह वहां गिर गई होती है। तभी केस नाम का रोबोट उसे उठाकर लाता है, लेकिन डोयल पानी में बह जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कूपर के जहाज के अंदर भी काफी सारा पानी घुस जाता है, जिस कारण उसे 1 घंटों तक उसी प्लैनेट पर रुकना पड़ता है। दोस्तों, चूंकि वह प्लैनेट ब्लैक होल के काफी पास होता है, जिसके कारण वहां पर बिताया गया हर 1 घंटा 7 सालों के बराबर होता है। जब कूपर और इमेलिया वापस स्पेसक्राफ्ट में आते हैं तब तक 23 साल बीत चुके होते हैं। अब कूपर अपने बच्चों के द्वारा भेजा गया सारे वीडियो मैसेज को देखता है और वह रोने लगता है। तभी कूपर को मर्फ के द्वारा इन 23 सालों में भेजा गया एकमात्र वीडियो दिखता है, जिसमें मर्फ कहती है कि आज मेरा बर्थडे है डैडी, और आपने जिस उम्र में हमें छोड़कर गए थे आज मैं उतनी ही उम्र का हो गई हूँ। आपके वापस आने का यही सबसे अच्छा वक्त है डैड। अब हम देखते हैं कि एंडोरेंस स्पेसशिप जो लगातार 23 सालों से उड़ रहा है, उसमें अब ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा है, जिस कारण अब वे बस 2 में से 1 ही ग्रह पर जा सकते हैं। वे लोग यह सोचते हैं कि अब डॉक्टर मैन वाले प्लैनेट पर जाया जाए या वुल्फ एडमिन के प्लैनेट पर। वे लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि दोनों में से कौन से प्लैनेट पर जाया जाए। वुल्फ एडमिन के प्लैनेट का डेटा ज़्यादा एक्यूरेट और लाइफ सपोर्टिव होता है, लेकिन डॉक्टर मैन उन लोगों को लगातार सिग्नल भेज रहे होते हैं। डॉक्टर मैन का प्लैनेट वुल्फ एडमिन के प्लैनेट से ज़्यादा नज़दीक भी होता है, इसलिए वे लोग डॉक्टर मैन वाले प्लैनेट पर ही जाने का डिसीजन लेते हैं। जब वे लोग डॉक्टर मैन के यहाँ पहुँचते हैं तब डॉक्टर मैन हाइपर स्लीप में सो रहे होते हैं। जब कूपर उन्हें जगाते हैं तब डॉक्टर मैन कूपर से गले लगकर रोने लगते हैं। डॉक्टर मैन उन लोगों को बताते हैं कि इस ग्रह पर अमोनिया की मात्रा थोड़ा अधिक है, परंतु यहाँ भी हम कॉलोनी बसा सकते हैं और यहाँ भी जीवन अच्छे से चल सकती है। तभी मर्फ के द्वारा भेजा गया मैसेज उन लोगों को मिलता है। ब्रांड और कूपर उस मैसेज को देखते हैं, जिसमें मर्फ बताती है कि अब आपके पापा प्रोफेसर ब्रांड नहीं रहे। यह सुन वो दोनों उदास हो जाते हैं और वह कहती है कि आप लोगों को पता था कि प्रोफेसर का प्लान कभी सफल नहीं हो सकता, फिर भी आप लोग हमें पृथ्वी पर मरने के लिए छोड़कर चले गए। यह सुन सभी को शौक लगता है। तभी डॉक्टर मैन उन लोगों को बताते हैं कि प्रोफेसर ने 10 साल पहले ही उस ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था, लेकिन उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं होता है कि वे लोगों को धरती से बाहर भेज भी पाएंगे। जब सभी लोग उस ग्रह पर कॉलोनी बसाने की तैयारी में होते हैं तभी डॉक्टर मैन कूपर को बुलाकर ले जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मैन कूपर को कहते हैं कि इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को बचाने के लिए ही तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। मुझे पता था कि अगर मैं इस ग्रह के बारे में मैसेज भेजूंगा तो कोई ना कोई मुझे बचाने अवश्य आएगा। डॉक्टर मैन यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी कूपर ब्रांड से हेल्प मांगती है और डॉक्टर ब्रांड उसे आकर बचा लेती है। इधर जब रोमली एक रोबोट को बूट कर रहा होता है तभी वह रोबोट ब्लास्ट कर जाता है और रोमली भी मारा जाता है।
अब हम देखते हैं कि डॉक्टर मैन इन सबको धोखा देते हैं और वह रेंजर से स्पेसशिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब वह स्पेसशिप में डॉकिंग कर रहे होते हैं तो डॉकिंग सही से नहीं हो पाता और एयर लॉक सिस्टम में एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिस कारण स्पेसशिप भी अनियंत्रित होकर गिरने लगता है। उस गिरते हुए स्पेसशिप में भी कूपर किसी तरह बड़ी ही मुश्किल से सक्सेसफुली डॉकिंग कर लेता है। उस धमाके की वजह से उस शिप का नेविगेशन हब पूरी तरह बर्बाद हो गया होता है, जिस कारण वे अब धरती पर वापस नहीं लौट सकते थे। इसलिए अब वे अंतिम प्लानेट एडमेंस प्लानेट पर जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन अब स्पेसशिप में ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा होता, इसलिए स्पेसशिप से वजन कम करने की ज़रूरत होती है, जिस कारण कूपर पहले टार्स को डिटैच कर उसे ब्लैक होल में गिरा देता है। फिर कूपर अपने आप को भी उसी ब्लैक होल में गिरा देता है। जब कूपर ब्लैक होल में गिर रहा होता है तभी उसके रेंजर में भी आग लग जाती है और उसको अपने आप को इजेक्ट करना पड़ता है। जब वह ब्लैक होल में और अंदर गिरता है तब वह एक 5 डायमेंशनल टीजर्ट में चला जाता है। उस टीजर्ट में समय भी एक फिजिकल डायमेंशन होता है। जब कूपर खुद को उस टीजर्ट में आगे पीछे चलता है तब वह समय में भी आगे पीछे जा पाता है। वह टार्स के हेल्प से ब्लैक होल के क्वांटम डेटा को मोर्स कोड में कन्वर्ट कर ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से वह घड़ी की सुई में उस मोर्स कोड को भेज देता है। इधर जब मर्फ अपने घर को खाली कर जाने वाली होती है तभी वह अपने पापा का दिया हुआ घड़ी देखती है। जब वह घड़ी की सुई को देखती है तब वह उसे देखते ही समझ जाती है कि यह मोर्स कोड है। जैसे जैसे मर्फ उस मोर्स कोड को समझती है वैसे वैसे ही वह टीजर्ट अपने आप ही बंद होने लगता है और कूपर बेहोश हो जाता है। अब जब कूपर को होश आता है तब वह पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। उसे बताया जाता है कि सर आप कूपर स्टेशन में हैं जो सैटर्न का चक्कर काट रहा है और आप हमें सैटर्न के पास ही बेहोश मिले थे, जिसके बाद हमने आपको यहाँ ले आए थे। कूपर को उस स्टेशन में घुमाया जाता है और वहाँ पर कूपर की एक घर भी पहले जैसा ही बनाया जाता है, जिसे देखकर कूपर काफ़ी खुश हो जाता है। वहीं पर कूपर अपनी बेटी मर्फ से भी मिलती है जो बहुत ही बूढ़ी हो गई होती है। वैसे कूपर भी 124 साल का हो गया होता है, लेकिन वह स्पेस में रहने के कारण अभी भी जवान ही लग रहा होता है। अब हमें लास्ट में इमेलिया को दिखाया जाता है जो कि एडमेंस प्लानेट पर कॉलोनी बसा रही होती है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म को साइंटिफिकली एक्यूरेट बनाने के लिए नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट किप थॉर्न को मुख्य सलाहकार के रूप में रखा गया था और इस मूवी को साल 2015 में बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द वर्ल्ड भी दिया गया था। इस मूवी के दृश्य के लिए बेस्ट विजुअल इफेक्ट अवार्ड भी इसे दिया गया था और इसी मूवी के लिए डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी अवश्य करिएगा। मिलेंगे फिर एक नए स्टोरी के साथ। गुड बाय, टेक केयर।